नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से आ जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सेशन के और सभी लोगों तक पहुंचने चाहिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि सभी लोग आ सकें। चलिए, विष्णु खरे जी का विचार पढ़ लेते हैं। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है इन्होंने कि सत्य जो है वो जानना चाह रहा है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। हम इस सत्य का जो तुलना करेंगे इस सत्य की, वो हम करेंगे सफलता से। ठीक है, सफलता जो है हमारी वो जानना चाह रही है। यदि हम बार बार असफल हो रहे हैं ना, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घबराने की ज़रूरत है। हमें ये सोच लेना है कि सफलता और चाह रही है कि हमारे पीछे और भागा जाए। सत्य और चाह रहा है कि हमें और जाना जाए। ठीक है, हमें और कुछ अच्छा मिलने वाला है और जानने के लिए हमें उत्सुक रहना चाहिए कि हमें और जानना चाहिए। असफलता से बिल्कुल नहीं डरना है। सफलता के पीछे और सत्य के पीछे भागना है आपको और ज़्यादा। ठीक है, सफलता जितने दिन में मिलती है ना, उसका अलग ही एक आनंद होता है। जिनको जल्दी मिल जाती है उन्हें इतना आनंद नहीं होता है, लेकिन जिनको मेहनत करके और बहुत दिन में मिलती है ना, असली कदर तो उनको ही होती है सफलता की। तो असफलता से बिल्कुल मत घबराइए। ठीक है, मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। सत्य के पीछे भटकते रहिए और भागते रहिए और पढ़ते रहिए, लेकिन सत्य की खोज करके मानिए। ठीक है, चलते हैं प्रश्न पर सत्य की खोज करने। कौन सा प्रश्न, कौन सा आंसर सही है। प्रश्न पढ़ें उससे पहले सभी लोग शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही मेहनत के साथ मैं ये प्रश्न बनाती हूँ। आप शेयर तो कर दीजिए। चलिए प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इनमें से बताइए कि उत्सव कैसे लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, उत्सव कैसे लिखा जाता है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? बहुत ही आसान प्रश्न था, सभी को आता होगा। ठीक है, आंसर है हमारा उत्सव। बी वाला सही है, उत्सव ऐसे लिखा जाता है सही वर्तनी में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आगरा किस बोली का क्षेत्र है। आगरा किस बोली का क्षेत्र है, ये पूछा है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या छत्तीसगढ़ी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो थोड़ा बहुत भी हिंदी को या भाषा को जानते होंगे उन्हें ज़रूर पता होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इस प्रश्न का। चलिए आंसर ले लेते हैं। आगरा जो है वो ब्रजभाषा बोली का क्षेत्र है। ठीक है, आगरा और मथुरा में ब्रजभाषा बोली जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वैसे तो लाइन पढ़ के ही पता चल गया होगा कौन सा अलंकार है।
उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, व्योतिरेक अलंकार है। जल्दी से कमेंट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये पंक्तियां चौपाई की पंक्तियां हैं वैसे यदि पूछा जाए तो, लेकिन यहाँ पूछा है अलंकार। अलंकार बताना है आपको। आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? अनुप्रास अलंकार बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अनुप्रास की हम एक बार परिभाषा देख लेते हैं। क्या होती है अनुप्रास की परिभाषा? किस आधार पे हमने अनुप्रास आंसर लिया है? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती हो जहाँ, वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। स्वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे कई बार हुई है तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। इसका अर्थ है सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, हे स्वामी वही सुख और सुयस मुझे सुलभ हो गया है, मतलब जिसकी मैंने इच्छा की थी वही सुख और सुयस मुझे प्राप्त हो गया है। ठीक है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। इसका अर्थ पूछा है। बहुत लोगों की हवाइयाँ उड़ी रहती हैं, कभी कभी उड़ जाती हैं। तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना, क्रोधित होना। बहुत लोगों की पेपर देख के भी हवाइयाँ उड़ जाती हैं यदि बेकार सा या कठिन सा प्रश्न आता है तो, है ना? कहते हैं ना पेपर देख के हवाइयाँ उड़ गई, है नी? चलिए आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, घबरा जाना। जब आदमी घबरा जाता है तो उसकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अलग ही पता चल जाता है चेहरे को देख के कि इंसान घबरा रहा है ना? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा इनमें से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा पूछी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। भाववाचक संज्ञा क्या है? तप है, तीर है, भरत है या चिंता है? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या होगा आंसर? भाववाचक संज्ञा पूछी है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चिंता वाला प्रश्न तो बहुत बार एग्जाम में आता है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? डी, चिंता। सुख, दुख, चिंता ये सब क्या होते हैं? हमारे भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, नरेश मेहता। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कौन से इसके राइटर होंगे, रचनाकार होंगे? फूल नहीं रंग बोलते हैं। रचनाकार कम याद रहते हैं। चलिए आंसर बता देते हैं। आंसर क्या होगा इसका? ए, केदारनाथ अग्रवाल इसके रचनाकार होंगे। फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, इस फूल नहीं रंग बोलते हैं इस पर केदारनाथ अग्रवाल जी को एक पुरस्कार मिला था। उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा पुरस्कार मिला था। ठीक है, होमवर्क पर विशेष ध्यान दिया करो। चलिए प्रश्न है हमारा नील कमल में कौन सा समास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नील कमल में कौन सा समास है? द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययीभाव समास है, बहुव्रीहि समास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो लोग विग्रह करना जानते होंगे वो समास आसानी से बता देंगे।
तो जल्दी से इसका विग्रह कीजिए, नीलकमल का, और समास जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, नीलकमल का विग्रह कैसे करेंगे हम, जल्दी से आप आंसर बताइए। नीलकमल का विग्रह कैसे करेंगे हम, नीला है जो कमल, क्या हो गया, नीलकमल, है ना, नीला है जो कमल वो हो गया नीलकमल। तो इसमें कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। जिस शब्द का विग्रह करते वक्त उसमें है जो आ जाए बीच में, उसमें कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, यदि यही शब्द होता नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो क्या होता, उसमें बहुव्रीहि समास होता, शिव के लिए बोल रहा होता। लेकिन ये नीलकमल है तो इसमें कर्मधारय समास होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निर्मल का विलोम है। निर्मल शब्द का विलोम पूछा है। ऑप्शन है हमारे पवित्र, शुद्ध, मलिन या मृदु। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है और सभी को आता होगा। पहले हम निर्मल का अर्थ जान लेते हैं। निर्मल का अर्थ क्या होता है, साफ, स्वच्छ भी कह सकते हैं। ठीक है, स्वच्छ भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, पवित्र भी कह सकते हैं निर्मल को। ठीक है, अब जल्दी से इसका विलोम बताना है हमें, निर्मल का विलोम। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका, सी, मलिन। निर्मल का विलोम होता है मलिन। मलिन का मतलब क्या होता है, गंदा या मैला। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, क्षीर, मयूर, सफेद या शीर्ष। ध्यान रहे क्या पूछा है, नहीं है। जिस प्रश्न में नहीं है पूछा हुआ करे उसमें पहले नहीं पे गोला कर लिया करो, ताकि आपको याद रहे कि नहीं है पूछा है। एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इस नहीं के चक्कर में गलत हो जाते हैं और हम बाद में देखते हैं यार नहीं पूछा था। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। तत्सम नहीं है पूछा है, मतलब जो हिंदी जैसा लग रहा हो उसे आंसर बताना, क्योंकि तत्सम संस्कृत जैसा होता है। संस्कृत के ही होते हैं शब्द जो तत्सम होते हैं, लेकिन जो हिंदी के होते हैं वो तद्भव होते हैं। तो जल्दी से ऐसे ऐसे छांट लीजिए जो संस्कृत जैसे लग रहे हैं, और जो बाकी बचे वो तद्भव आंसर होगा। चलिए आंसर बता देते हैं इसका। पहले देख लेते हैं, क्षीर किसको कहते हैं, क्षीर खीर को कहते हैं। ठीक है, इसका तद्भव होगा खीर, संस्कृत में क्षीर कहते हैं। मयूर को आप जानते ही हैं, मयूर तत्सम शब्द है और इसका मोर होगा तद्भव। ठीक है, शीर्ष संस्कृत का शब्द है यानी तत्सम का, और शीर्ष तद्भव शब्द है इसका। ठीक है, आंसर क्या हो गया हमारा, सफ़ेद। सफ़ेद को यदि हम तत्सम करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, श्वेत। ठीक है, इसका श्वेत होगा, लेकिन ये सफ़ेद लिखा हुआ है तो ये तद्भव हुआ, तो ये तत्सम नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सफ़ेद। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जिसके समान दूसरा ना हो, उसके लिए एक शब्द पूछा है। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, अनोखा, अकेला, असमान। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा जिसके समान दूसरा ना हो। चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, लगभग सभी को आंसर इसका पता होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका, अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं, है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, पहला या दूसरा, दूसरा या तीसरा, दूसरा या चौथा, पहला या चौथा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैंने महाप्राण और अल्पप्राण आपको
पढ़ाए हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं। पहला और तीसरा ये क्या हो गया, अल्प प्राण, ठीक है। और ये ख और घ, ये क्या हो गया हमारा, महाप्राण। ख कौन से नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे, और घ कौन से नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे। तो कौन सा आंसर सही हो गया हमारा, सी आंसर हमारा सही हो गया। दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है हमारा, महाप्राण होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और प्रश्न है हमारा, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनंग शब्द में उपसर्ग बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इस प्रश्न का। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, अन होगा, अन में हलंत लगा हुआ है ये वाला होगा, ए होगा, या अनन होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इतने में बता देती हूँ अनंग का अर्थ क्या होता है। अनंग किसको कहते हैं, अनंग कामदेव को कहते हैं, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अन में हलंत लगा हुआ है ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। प्रश्न है हमारा, तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इनमें से ठीक है। तल प्लस लीन, तद प्लस लीन, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा आंसर इसका सही होगा। ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तल्लीन शब्द में कौन सी संधि है। ये भी आंसर दीजिएगा, तल्लीन शब्द में कौन सी संधि है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा हमारा, डी, तत् प्लस लीन। ये तो इसका संधि विच्छेद होगा, और संधि कौन सी होगी इसमें, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। तत् प्लस लीन इसका सही संधि विच्छेद होगा और व्यंजन संधि होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द हमें बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है, ये हमको बताना है। बाकी 3 पुल्लिंग होंगे जब एक स्त्रीलिंग है तो। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका, सी, कुंडली क्या है, स्त्रीलिंग है। कुंडली देखी जाती है, देखा नहीं जाता, तो क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। सर्प क्या होता है, काटता है, काटती नहीं है, काटती होगी तो नागिन बन जाएगी फिर वो, है ना। सर्प तो काटता ही है, ठीक है। वचन क्या होता है, वचन पुल्लिंग होता है। वचन दिया जाता है, दी नहीं जाती, ठीक है। दशरथ ने केकई को 2 वचन दिए थे, दी नहीं थी। प्रहार क्या होगा, प्रहार किया जाता है, की नहीं जाती, तो प्रहार भी पुल्लिंग होगा, वचन भी पुल्लिंग होगा, सर्प भी पुल्लिंग होगा। स्त्रीलिंग क्या होगा, कुंडली हमारा स्त्रीलिंग होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, नमक मिर्च लगाना, मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। नमक मिर्च लगाना, ये काम तो आप लोग बहुत करते हैं, है ना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप। तीखा होना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, मसाला डालना, इनमें से कोई नहीं। सभी करते हैं ये काम।
अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है हम नहीं करते, मुझे पता है सब करते हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। इसका जब नमक मिर्च लगाना सबको आता है तो फिर आंसर भी सबको आता होगा। आंसर क्या है? बी, बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, प्रश्न है हमारा, सावन हरे न भादों सूखे, कहावत का अर्थ पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इस कहावत को आप बहुत यूज़ करते हैं। सदा एक समान रहना, मौसम का बदलना, बारिश का न होना, कभी कभी बदलना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सावन हरे न भादों सूखे, कहावत का अर्थ। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? सदा एक समान रहना। आप किसी इंसान को 10 साल बाद देखो, वो आपको ऐसा ही मिले जैसे आपने 10 साल पहले देखा था उसे, तो आप उसके लिए यही कहेंगे, यार तू तो ऐसा ही रहता है हमेशा, सावन हरे ना भादों सूखे। मतलब कभी मोटा पतला काला भूरा कैसे भी नहीं होता है ना, एक जैसा ही रहता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जिसने ऋण चुका दिया हो। शब्द के लिए एक शब्द बताना है, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताना है, जिसने ऋण चुका दिया हो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए क्या कहेंगे? ऋणी कहेंगे, उऋण कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे या कर्जदार कहेंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका बी, उऋण। जिसने ऋण उतार दिया उसे उऋण कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तूने कहाँ जाना है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कौन सा सही होगा इसमें? चलिए आंसर ले लेते हैं इसका। तूने कहाँ जाना है, ये गलत होगा है ना, ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है शुद्ध। तूने कहाँ जाना है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ऐसे लिखेंगे इसे या ऐसे लिखेंगे? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक लिखेंगे। उसके प्राण पखेरु उड़ गया नहीं होता है, उड़ गए होते हैं। नहीं, प्राण तो बहुवचन में प्रयोग होते हैं ना, इसलिए उड़ गए होते हैं। आंसर होगा हमारा सी, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। ये पहला वाला तूने कहाँ जाना है ये नहीं होगा, ये गलत होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में दिन शब्द का श्रुतिशम भिन्न अर्थ शब्द कौन सा है? ये आज के सेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एकदम नया प्रश्न है। ये अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है और अभी दो तीन दिन पहले एक एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पूछा गया है ये प्रश्न, इसलिए मैंने इस सेशन में लिया है इस प्रश्न को। जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। श्रुति शम का मतलब क्या होता है? सुनने में एक समान हो। और भिन्न अर्थ का मतलब क्या होता है? भिन्न अर्थक का मतलब होता है अर्थ में भिन्न हो। ये कहना चाह रहा है प्रश्न, सुनने में एक समान हो लेकिन उनके अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो। वे शब्द जो पढ़ने और सुनने में एक समान प्रतीत होते हों
लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्न अर्थ प्रश्न कहते हैं। ठीक है, भिन्न अर्थ शब्द कहते हैं उन्हें। ठीक है, अब इनमें हमें ये देखना है कि दिन ऐसा कौन सा शब्द है जो दिन की तरह लिखा जा रहा है और बोला जा रहा है, लेकिन उसका अर्थ अलग है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। जैसे आंसर ले लेते हैं, चलो पहले आंसर क्या होगा इसका? सी, दिन। ठीक है, इस दिन का मतलब है यहाँ पे समय, और इस दिन का मतलब क्या है? दीन है। ये दीन का मतलब क्या है? गरीब। ठीक है, इसका मतलब गरीब है। ऐसे और भी प्रश्न हैं, जैसे प्रश्न है सूर। ये शब्द है सूर, सूर का मतलब होता है वीर, और ये वाला सूर है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा अंधा। ठीक है, ऐसे और शब्द भी हैं, जैसे शब्द है कुल। कुल का मतलब वंश होता है, आपको पता ही है, और एक होता है कुल। कूल, कूल का मतलब क्या होता है? किनारा। ठीक है, ऐसे ही शब्द हैं ये जो श्रुति समर भिन्न अर्थक में पूछे जाते हैं। आंसर क्या था हमारा? दीन इसका आंसर था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और यदि एग्जाम में आएगा तो आप बिल्कुल सही करके आएंगे अब इसको। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, हमें सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये सेशन का लास्ट प्रश्न है। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। इतना कहने पर भी आप लाइक शेयर नहीं करते हो, ये गलत बात होती है ना। मोटिवेशन भी नहीं मिलता है। कमेंट करेंगे आप, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा हम लोगों को। हमें लगेगा यार इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, और वीडियो बनानी चाहिए, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें डालनी चाहिए, है ना। तो लाइक शेयर कर दिया करो। चलिए आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा है। आंसर होगा इसका सी, सत्य प्लस अर्थी। अब एक और आंसर देते जाइए। सत्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है, ये और आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। सत्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? चलिए आंसर भी बता देते हैं इसका। सत्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, सत्यार्थी और विद्यार्थी दोनों शब्दों में दीर्घ संधि है। सत्य प्लस अर्थी, ये इसका क्या होगा? संधि विच्छेद होगा। सेशन को इतनी देर तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।